नमस्ते, मैं हूं अमित द्विवेदी और आप देख रहे हैं नवप्रवाह लाइव। जियो पॉलिटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेपाल की, एक ऐसे हिमालयी राष्ट्र की जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और जटिल भू राजनीतिक स्थिति के लिए जाना जाता है। राजतंत्र से लोकतंत्र का लंबा सफर, बार बार बदलती सरकारें और भारत, चीन, अमेरिका की खींचतान के बीच नेपाल का आम नागरिक किन हालातों से गुजर रहा है, आइए इसकी पूरी कहानी को तथ्यों के साथ समझते हैं। नेपाल का इतिहास गौरव, संघर्ष और बाहरी प्रभावों की कहानी है। 1768 में गोरखा साम्राज्य के राजा पृथ्वी नारायण शाह ने छोटे छोटे राज्यों को एकजुट करके आधुनिक नेपाल की नींव रखी। उन्होंने इसे दूध और पानी का घड़ा कहा, जिसे बाहरी ताकतें आसानी से हिला न सके। लेकिन इतिहास ने बार बार साबित किया कि नेपाल बाहरी प्रभावों से पूरी तरह से बच नहीं सका। 19वीं सदी में 1816 की सुगौली संधि ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध के बाद नेपाल को भौगोलिक और विदेश नीति में सीमित कर दिया। नेपाल ने अपनी 1/3 जमीन खो दी, जिसमें सिक्किम, कुमाऊं और गढ़वाल शामिल थे। 1846 से 1951 तक राणा शासन ने देश को तानाशाही के अधीन रखा, जहां शाही परिवार और अभिजात वर्ग सत्ता के केंद्र में रहे। 1950 में भारत की मदद से नेपाल में पहली बार लोकतंत्र की शुरुआत हुई। लेकिन 1960 में राजा महेंद्र ने संविधान निलंबित कर दिया और संविधान को निलंबित करके पंचायती व्यवस्था लागू कर दी, जो 1990 तक चली। इस दौरान जनता की आवाज दबाई गई। 1990 का जन आंदोलन बहुदलीय लोकतंत्र की वापसी का प्रतीक बना। लेकिन 1996 में शुरू हुआ माओवादी विद्रोह नेपाल के लिए सबसे खूनी दौर साबित हुआ। तथ्य बताते हैं कि 1996 से 2006 तक चले माओवादी विद्रोह में करीब 17,000 लोग मारे गए। 2006 का आंदोलन और शांति समझौता निर्णायक साबित हुआ। 2008 में नेपाल ने 240 साल पुराने राजतंत्र को खत्म करके संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की। लेकिन क्या ये बदलाव स्थिरता ला सका? आइए आज के नेपाल पर नजर डालें। पिछले 15 सालों में नेपाल में 13 से ज़्यादा प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। 2024 और 2025 में स्थिति और अस्थिर दिखी। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने सबसे पहले नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। फिर 2024 में केपी शर्मा ओली की सीपीएन यूएमएल के साथ समझौता किया। तथ्य ये है कि 2015 के संविधान के बाद से कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। जनता का सवाल है, क्या ये सत्ता का खेल है या उनकी समस्याओं का समाधान? नेपाल की आंतरिक चुनौतियां गंभीर हैं। 2015 का संविधान मघेसी और तराई समुदायों को संतुष्ट नहीं कर सका, जो नेपाल की 50% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी मांग है अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व। आर्थिक मोर्चे पर नेपाल की जीडीपी का 25 से 30% रेमिटेंस से आता है। 40 लाख से ज़्यादा नेपाली विदेशों में काम करते हैं। विदेशी कर्ज 2024 तक $9 बिलियन से ज़्यादा हो चुका है। महंगाई और बेरोजगारी ने युवाओं को पलायन के लिए मजबूर कर दिया है। नेपाल की भू राजनीतिक स्थिति इसे भारत और चीन के बीच रणनीतिक बफर बनाती है। भारत के साथ नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो 2023 में $8 बिलियन के आयात का स्रोत था। लेकिन 2015 की अनौपचारिक नाकेबंदी और 2020 के काला पानी लिपुलेख सीमा विवाद ने अविश्वास को बढ़ाया। दूसरी ओर चीन नेपाल का सबसे बड़ा एफडीआई स्रोत है। 2023 तक चीन ने नेपाल में $300 मिलियन से ज़्यादा का निवेश किया, खासकर हाइड्रो पावर और सड़कों में। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन कर्जे के जाल का डर भी है।
अमेरिका की एमसीसी ग्रांट जो $500 मिलियन की है, नेपाल में विवाद का विषय बनी हुई है। कुछ इसे विकास का रास्ता मानते हैं तो कुछ इसे अमेरिकी सैन्य रणनीति का हिस्सा बताते हैं। नेपाल का आम नागरिक इन सबके बीच फंसा है। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक 20% से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं दुर्गम इलाकों में न के बराबर हैं। जातीय भेदभाव और क्षेत्रीय असमानता ने सामाजिक तनाव बढ़ाया है। 2008 में धर्मनिरपेक्षता के बाद भी हिंदू राष्ट्र की मांग समय समय पर उठती रहती है। जनता का भरोसा लोकतंत्र से उठ रहा है और सड़कों पर प्रदर्शन बढ़ रहे हैं। नेपाल के सामने 3 रास्ते हैं। पहला, स्थिर लोकतंत्र जहां भ्रष्टाचार पर लगाम लगे और मधेसी अल्पसंख्यकों को बराबरी मिले। दूसरा, अस्थिरता और जन आंदोलन जैसा कि 1990 और 2006 में देखा गया। तीसरा, सत्तावादी झुकाव जहां कोई मजबूत नेता सत्ता को केंद्रीकृत कर सके। पड़ोस के श्रीलंका में कर्ज संकट और पाकिस्तान में अस्थिरता नेपाल के लिए सबक है, जबकि भूटान का स्थिर मॉडल प्रेरणा दे सकता है। नेपाल का भविष्य उसकी जनता और नेतृत्व के हाथों में है। 29 मिलियन की आबादी वाला ये देश अपनी रणनीतिक स्थिति को अवसर में बदल सकता है। भारत और चीन के बीच व्यापारिक सेतु बन सकता है, पर्यटन और हाइड्रो पावर का हब बन सकता है, लेकिन इसके लिए चाहिए स्थिर सरकार, ईमानदार नेतृत्व और जनता का भरोसा। क्या नेपाल इस चौराहे पर सही रास्ता चुन पाएगा? ये सवाल वक्त के गर्भ में है। हमारे साथ बने रहें। अगले सेगमेंट में हम लाएंगे दक्षिण एशिया की और खबरें। अपनी राय हमें सोशल मीडिया पर जरूर दें। अपना रखें ख्याल। नमस्कार।